नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रखर जनरल स्टडीज में। मैं आदर्श प्रताप। आज मैं आपके सामने प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि संविधान में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और उसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को ये तीनों शब्द नहीं थे। ठीक है, सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी, संपूर्ण बहुमत संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखिए तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, इनको सही क्रम में लगाना है। तो अगर आप प्रस्तावना को देखें तो वो कैसे शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो उस तरह से सबसे पहले क्या आएगा, सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर प्रजातांत्रिक। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो जो इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर बी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं सूची, राज्य के निदेशक तत्व। तो जैसा कि आपको पता है कि देखिए, धर्मनिरपेक्षता का जो है वो वर्णित करता है, ये कह रहा है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में जो है वो धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता दिया गया है। और जो 9वीं सूची है, 9वीं सूची में जो है वैसे विषय हैं जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, जैसे भूमि सुधार। ठीक है, और उसके बाद राज्य के निदेशक तत्व, इसमें ऐसा वर्णन कहीं नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक वर्णन का सवाल है तो वर्णन जो है वो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आंसर बी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व, संप्रभ, समानता, अखंडता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 माने 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसका मतलब 1975 में ये तीनों शब्द उसमें नहीं थे। देखिए, बंधुत्व जो है वो पहले से ही था, क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, तो बंधुत्व जो है वो पहले से था। और उसका संप्रभ, शुरुआत में देखिए संप्रभुता शब्द आता है। ठीक है, तो वो भी था। राष्ट्र की एकता और उसके बाद समानता। ठीक है, तो समानता भी पहले से था। अब देखिए, इसमें जो अखंडता शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
तो इसका मतलब ये 1976 में जोड़ा गया, इसलिए ये 1975 में नहीं था। इसका सही आंसर होगा आंसर डी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है या कौन से सही हैं। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो देखते हैं, पहला जो है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक है, ये बात सही है। जैसा कि आपको पता है कि पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था और वो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया। ये डेट भी याद रखिएगा, इसको पूछता है। तो पहला सही है। दूसरा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। सही बात है, इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कि उद्देशिका में न्याय है या स्वतंत्रता है कि ये लागू नहीं हो रही है, तो जो उद्देशिका है ये न्यायालय में जो है वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में ऑलरेडी इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, तो इसका मतलब कि संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत है, तीसरा गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। सही इसलिए है क्योंकि ये संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान हैं उनको रद्द नहीं करता है। तो इसलिए 1, 2 और 4 सही है, अतः इसका सही आंसर होगा आंसर बी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें द्वारा, 42वें द्वारा और 44वें द्वारा। तो देखिए जैसा कि आपको पता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप कई बार पढ़ भी चुके हैं। उद्देशिका में प्रस्तावना में जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक ही बार संशोधन किया गया है और उसके द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। ये संशोधन 1976 में किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर सी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो देखिए इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। इसका मतलब ये तीनों शब्द 1976 के बाद आएंगे। ठीक है, उसके पहले नहीं आएंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत किया गया था उसमें नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से प्रस्तावना में शामिल हैं। तो देखिए आप सभी को देखिए और प्रस्तावना को याद करिए, तो आपको याद आएगा कि इसमें से देखिए सभी चीज़ें प्रस्तावना में दी गई हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उसमें दी गई है। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ें प्रस्तावना में दी गई हैं। इसका सही आंसर होगा सभी चारों, अतः सही आंसर होगा आंसर डी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। जैसा कि हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, देखिए लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों में जो गणतंत्र है वो एक विशेष प्रकार का लोकतंत्र है। क्यों?
क्योंकि गणतंत्र में जो शासन का जो प्रमुख होता है, ठीक है, वो वंशानुगत नहीं होता, बल्कि वो जनता के द्वारा चुन के आता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो संवैधानिक प्रमुख है हमारा, वो कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन के आता है, न कि वंशानुगत होता है। जैसे कि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में जो है वहां भी लोकतंत्र है। वहां का जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, वहां का राजा, वो क्या है? वंशानुगत है। इसलिए वहां गणतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। और हमारे यहाँ गणतंत्र है। इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। दोस्तों, अगर आपको याद हो हमारी प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग। इसका मतलब कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो कहाँ से ली गई है? वो भारत की जनता में निहित है, भारत की जनता से ली गई है। शक्ति जो है, सर्वोच्च शक्ति, वो कहाँ से ली गई है? जनता से। भारत की संप्रभुता उसकी जनता में निहित है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो देखिए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये दोनों शब्द तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े ही गए थे। प्रभुता संपन्न, हमारा संविधान कहाँ शुरू होता है? हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, है ना, तो प्रभुता संपन्न ये भी आ गया। लोक कल्याण, इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा आंसर डी। दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की, विचार प्रकट करने की, विश्वास की, आर्थिक स्वतंत्रता। तो जैसा कि आपको हमने बताया है कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो प्रस्तावना में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर डी। दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो धार्मिक न्याय वो प्रस्तावना में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर डी। दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, संविधान की प्रस्तावना के अंग ही नहीं हैं। तो देखिए, जो सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष ये कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ए। दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, निदेशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा क्या कहलाता है? उद्देशिका। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उद्देशिका आंसर होगा उद्देशिका। अगर ये पूछता है कि नेहरू जी के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो भी उद्देशिका होगा। लेकिन अगर यह क्वेश्चन में यह पूछता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, ये कहा था KM मुंशी ने, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर डी। दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर ए। निम्नलिखित वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बेरूबारीवाद, ए.के. गोपालन वाद, प्रिवी पर्स वाद, केशवानंद भारती वाद। तो दोस्तों देखिए, प्रस्तावना से संबंधित दो महत्वपूर्ण वाद या केस हैं। पहला है बेरूबारी यूनियन बनाम भारत संघ, ठीक है, और दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ठीक है। तो बेरूबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधन भी किया जा सकता है, बशर्ते वो संशोधन संविधान के मौलिक ढांचा का उल्लंघन न करता हो, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक ढांचा का कॉन्सेप्ट या संकल्पना दी, ठीक लिए। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर डी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों में, राज्य के निदेशक तत्वों में, मूल अधिकारों, राज्य के निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य में, फिर संविधान के पाठ में, कहीं नहीं, ठीक है। जो आदर्श और उद्देश्य प्रस्तावना में बताए गए हैं वो मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हर जगह मिलते हैं, ठीक है। जैसे अवसर की समानता, समानता का अधिकार, ठीक है, ये सब कहाँ है? मूल अधिकारों में, निदेशक तत्वों में भी है, ठीक है, समानता की बात की गई है, और इस तरह से मौलिक कर्तव्य में भी जो है अखंडता। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर सी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की बात कही गई है, जैसे सामाजिक न्याय की बात प्रस्तावना में कही गई है, और उसके बाद अनुच्छेद 14 से 18 मौलिक अधिकारों में भी तमाम तरह की समानता की बात कही गई है, जिसमें से कि 15 में तो सामाजिक समानता की ही बात कही गई है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा आंसर सी।